हेलो स्टूडेंट्स आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट बायोलॉजी। न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे आज से बच्चों। हमारा लेसन थर्ड आज से स्टार्ट होगा। लेसन थर्ड मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसके पहले लेसन 1 और लेसन 2 में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। लेसन 1 में अलैंगिक जनन के बारे में था, लेसन 2 में लैंगिक जनन के बारे में था। आज नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन थर्ड मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मनुष्य में जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की पहली टॉपिक है आपकी प्रजनन एवं उसके प्रकार। थोड़ा सा बताऊंगा मैं प्रजनन एवं इसके प्रकार, क्योंकि प्रजनन और इसके प्रकार हम लेसन 1 लेसन 2 में कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। किसे कहते हैं प्रजनन? अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। प्रजनन एक जैविक क्रिया है, मीन्स जीवों में होने वाली क्रिया। तो अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन के द्वारा जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है, यानी पृथ्वी पर अपनी जीव संख्या को बनाए रखता है। इसीलिए इस क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। प्रजनन दो प्रकार के हैं, पढ़ चुके हैं हम। प्रजनन के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। लेसन 1 में हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन, इंग्लिश में इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लेसन 2 में हमने पढ़ा था लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों का डिटेल हमने पढ़ा था। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें एक ही जनक होता है, एक ही मात्र कोशिका होती है जो दो बराबर भागों में बढ़ जाती है और अपने समान नया जीव पैदा करती है। इसमें विभाजन की क्रिया होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, और इसमें युग्मकों का निर्माण मतलब अंडाणु और शुक्राणु नहीं बनते। समझ गए? इसमें एक ही जनक होता है, इसमें माता पिता की जरूरत नहीं। सेकेंड है लैंगिक जनन। लेसन 2 में हमने पढ़ा है ऐसा जनन जिसमें दो अलग अलग लिंगों की जरूरत होती है, एक नर और एक मादा। इनमें निषेचन की क्रिया होती है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और इनमें युग्मकों का निर्माण होता है, यानी नर में शुक्राणु बनते हैं और मादा में अंडाणु बनते हैं। तो इस प्रकार दो अलग अलग लिंगों की आवश्यकता वाले जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। ये आप लोगों ने लेसन 1 और लेसन 2 में पढ़ा था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो है मानव में प्रजनन। अब मनुष्य के बारे में हम जानते हैं, तो मानव में प्रजनन कैसे होता है? तो मनुष्य एक जरायुज जंतु है। जरायुज का मतलब होता है संतान को जन्म देने वाला। अंडप्रजक और जरायुज दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होता है अंडप्रजक जो कि अंडे देता है और उसके अंडे से बच्चे उत्पन्न होते हैं। सेकंड है जरायुज, इसमें जीव अपने ही समान संतान को जन्म देता है। तो मनुष्य एक जरायुज है। हमें सभी को मालूम है कि मनुष्य अंडे नहीं देते, बल्कि वो पूरी तरह विकसित संतानों को जन्म देते हैं। तो मनुष्य एक जरायुज प्राणी है, यानी बच्चों को जन्म देने वाला प्राणी होता है। इसमें कौन सा जनन पाया था मनुष्य में? तो मनुष्य में बच्चों लैंगिक जनन होता है।
जिसे हम कहते हैं फीमेल पुरुष। ओके, तो इसमें दो लिंगों की जरूरत होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। इनके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। नर की शारीरिक बनावट अलग होती है, जैसे शरीर का चौड़ा होना, भारी होना, दाढ़ी मूंछों का निकलना। तो नर का शरीर की बनावट भी अलग होती है, उसके गुण भी अलग होते हैं। मादा के शरीर की बनावट भी अलग होती है, उसके गुण भी अलग होते हैं। जैसे मादा में नजाकत आना, कोमलता आना, त्वचा का चिकना होना, स्तन ग्रंथियों का विकसित होना या स्तन विकसित होना। तो इनकी शारीरिक बनावट भी अलग अलग होती है। इनमें लैंगिक गुण अलग अलग होते हैं, लक्षण अलग अलग होते हैं, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन नर है और कौन मादा। इसके अलावा मनुष्यों में लिंग हार्मोन्स भी अलग अलग होते हैं। तो लिंग हार्मोन्स पुरुष का होता है लिंग हार्मोन्स, इसे सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। लिंग हार्मोन्स पुरुष का होता है टेस्टेस्टेरोन। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अब मादा का जो लिंग हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजेन। तो जिस तरह से मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, उसी तरह से इनका हार्मोन्स भी अलग अलग होता है। नर में जो लिंग हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसके कारण शुक्राणु बनते हैं, दाढ़ी मूंछें निकलती हैं, आवाज भारी होती है, छाती चौड़ा होता है, शरीर ठोस होता है। इसी तरह मादाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जिसके कारण महिलाओं में कोमलता आती है, नजाकत आती है, त्वचा चिकनी रहती है, स्तन विकसित होते हैं और उनमें अंडाणु बनते हैं, दाढ़ी मूंछें नहीं आती। तो इस प्रकार से इनके हार्मोन्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक इसी प्रकार इनमें लिंग गुणसूत्र भी अलग अलग होते हैं। पुरुषों का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो एक्स और वाई, और स्त्री का लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होता है। आ रहा समझ में बच्चों? पुरुषों का लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई होता है और स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होता है। इस तरह से पुरुषों में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। युग्मक मतलब शुक्राणु, एक में एक्स जाएगा और एक में वाई, और स्त्रियों में एक जैसा अंडाणु बनता है, दोनों में एक्स एक्स ही होते हैं। इस तरह से मानव में प्रजनन की क्रिया होती है। थर्ड टॉपिक है देखेंगे मानव में लैंगिक द्विरूपता। लिंग के आधार पर दो रूपों का पाया जाएगा। अभी मैंने आप लोग को बताया कि मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, लिंग के हिसाब से वो दो अलग अलग होते हैं, नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। उनमें जब किसी जीव में लिंग के आधार पर दो रूप पाए जाते हैं, यानी जब कोई जीव लिंग के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर दो अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, जिसको देखकर हम आसानी से उसे पहचान सकते हैं, तो उसे कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। मनुष्यों में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। नर और मादा पढ़ा चुका। नर में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई, मादा में एक्स एक्स। नर में दो शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, एक में एक्स रहता है और एक में वाई, और इसमें दो प्रकार का अंडाणु रहता है, लेकिन सब में सेम रहता है गुणसूत्र। नर शारीरिक बनावट नर की अलग होती है और मादा की अलग। नर का क्या होता है? सबसे पहले लैंगिक द्विरूपता में नर जो होता है या मेल जो होता है या पुरुष जो होता है, उसकी दाढ़ी मूंछें आती हैं, शरीर चौड़ा होता है, छाती चौड़ी होती है, ठोस होता है, कठोर होता है शरीर। इसके अलावा नर में शुक्राणु बनते हैं। इसके अलावा अपोजिट लिंग को देख के आकर्षण होता है, यानी स्त्री को देखकर आकर्षण होता है। तो ये नर में पाया जाता है द्विरूपता। इसी तरह मादा में भी द्विरूपता पाई जाती है। मादा जो होती है कोमल होती है, मुलायम होती है, नजाकत वाली होती है, शरीर चिकना होता है, स्तन विकसित होते हैं। मादा अंडाणुओं का निर्माण होता है, मादा में अंडे देते हैं, ये शरीर के अंदर अंडाणु बनते हैं, ठीक है। और पुरुषों में शुक्राणु बनते हैं। पुरुषों में दाढ़ी मूंछें आती है, स्त्रियों में दाढ़ी मूंछें नहीं होती है। पुरुषों की आवाज भारी होती है, स्त्रियों की आवाज सुरीली होती है। इस तरह से लिंग के आधार पर नर और मादा का अलग अलग होना लैंगिक द्विरूपता कहलाता है।
नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ टॉपिक है मानव में मानव प्रजनन में होने वाली क्रियाएं। जब प्रजनन की क्रिया होती है मनुष्य में तो कौन कौन से उसके अंदर क्रियाएं होती है, ये हम देखेंगे इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि प्रजनन के समय मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तो प्रजनन के समय मनुष्य के शरीर में निम्न क्रियाएं होती है। पहला है युग्मक जनन, युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस। दूसरा है निषेचन, नहीं सॉरी, दूसरा इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। तीसरा है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, चौथा है रोपण, रोपण को क्या कहते हैं, इम्प्लीमेशन, इम्प्लेंटेशन, रोपण करना, प्रत्यारोपित करना। पांचवा है जो गैस्टेशन, इसका सबका डिटेल बताता हूं मैं आप लोगों को, इसका मतलब क्या होता है, गैस्टेशन। और छठवां पॉइंट है लास्ट, प्रसव, डिलीवरी, ठीक है, पार्ट्यूरेशन या लेबर या डिलीवरी भी इसे कहते हैं। तो प्रजनन की क्रिया जब होती है, यानी नर और मादा जब शारीरिक रूप से आपस में मिलते हैं, तो जब प्रजनन की क्रिया इनमें शुरू होती है तो सबसे पहले होता है युग्मक का निर्माण, गैमेटोजेनेसिस। युग्मक मतलब दो प्रकार का युग्मक बनता है, पुरुषों में अलग शुरू होता है, स्त्रियों में अलग। युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया पुरुषों में 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है, जिससे हम कहते हैं कि इसमें यौवन अवस्था प्रारंभ होगी। स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है और स्त्रियों में यौवन अवस्था पहले आती है। उस समय युग्मक निर्माण शुरू होता है। स्त्रियों के अंदर मादा जनन अंग अंडाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मादा जनन अंग अंडाशय पाया जाता है स्त्रियों में, जिसमें क्या बनता है बच्चों? अंडाणु। अंडाणुओं का निर्माण शुरू होता है। तो अंडाणु बनने की क्रिया 11 साल से प्रारंभ हो जाती है स्त्रियों में और 50 से 55 साल तक चलती है, और इसी अंडाणु बनने की क्रिया को हम युग्मक जनन भी कहते हैं। ठीक इस तरह पुरुषों में भी युग्मक जनन की क्रिया होती है। पुरुषों में वृषण में होता है, वृषण, और क्या बनता है उनमें? शुक्राणु। तो पुरुषों में वृषण में शुक्राणु बनने की क्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। पुरुषों में 12 से 13 साल की आयु में शुरू होती है और मरते दम तक शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से स्त्रियों में अंडाणु बनना और पुरुषों में शुक्राणु बनने की क्रिया शुरू होती है, उसे कहते हैं हम युग्मक जनन। सेकंड टॉपिक है इंसेमिनेशन, यानी पुरुष के सिसिन या पेनिस के द्वारा शुक्राणुओं का मादा के योनि द्वार तक पहुंचाने की क्रिया इंसेमिनेशन कहलाती है। जब मेल और फीमेल शारीरिक रूप से आपस में मिलते हैं तो पुरुष के मूत्र मार्ग, जिसको हम सिसिन कहते हैं, उसके द्वारा शुक्राणु निकलकर मादा के मूत्र मार्ग योनि तक पहुंचता है। तो शुक्राणुओं का मादा जनन
योनि तक पहुंचने की क्रिया को इंसेमिनेशन कहते हैं। फिर थर्ड टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है निषेचन? अब शुक्राणु मादा की योनि मार्ग तक पहुंच गया, तो मादा के अंडाणु और शुक्राणुओं के मिलने की क्रिया को और भ्रूण बनने की क्रिया को निषेचन। समझ में आ गया? इंसेमिनेशन से शुक्राणु मादा शरीर में पहुंच गया, वो शुक्राणु मादा के अंडाणु से जाकर मिलेगा, तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, जिसके द्वारा भ्रूण का निर्माण। फोर्थ टॉपिक है रोपण, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, भ्रूण बन गया, वो भ्रूण अब जाकर अंडाशय में चिपक जाता है, मादा के अंडाशय की दीवारों में जाकर भ्रूण चिपक जाता है। तो भ्रूण बनने के बाद भ्रूण का अंडाशय तक पहुंचना, वहां से गर्भाशय तक पहुंचना रोपण कहलाता। फिफ्थ नंबर है गेस्टेशन। क्या होता है गेस्टेशन? तो इसमें गर्भाशय में भ्रूण का विकास होना और संतान के रूप में परिवर्तित होना, ये क्रिया गेस्टेशन कहलाती है। जब भ्रूण अंडाशय से गर्भाशय में चला जाता है, फिर गर्भाशय में उसका विकास होने लगता है और वह संतान का रूप लेने लगता है, तो इस क्रिया को गेस्टेशन। और लास्ट है प्रसव, डिलीवरी होना या पार्ट्यूरेशन या लेबर पेन। संतान पूर्ण रूप से जब गर्भाशय में विकसित होकर गर्भाशय से बाहर आता है, यानी बच्चा जब जन्म लेता है, तो जन्म लेने की क्रिया को प्रसव या पार्ट्यूरेशन या लेबर कहते हैं। इसके बाद है, ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मानव का नर जनन तंत्र। क्या क्या होता है नर जनन तंत्र और उसके कौन कौन से भाग होते हैं? इसका चित्र आपकी बुक में पेज नंबर 83 में है। आप 83 में पेज नंबर में इस चित्र को देख लेंगे, इसको समझ लेंगे, मैं उसके भागों के बारे में बताता हूं। तो मानव का नर जनन तंत्र, जनन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को नर जनन तंत्र कहते हैं। मानव के नर के शरीर के अंदर जनन में भाग लेने वाले अंगों के समूह को हम नर जनन तंत्र कहते हैं, जो निम्न होते हैं। पहला, एक जोड़ी वृषण, इसको कहते हैं टेस्टिस, वन पेयर टेस्टिस। दूसरा, एक जोड़ी अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, इसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। थर्ड है एक जोड़ी शुक्रवाहिनी, वन पेयर, इसे कहते हैं वासा डिफरेंसिया, TIA, वासा डिफरेंसिया। फोर्थ नंबर है एक जोड़ी शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। पांचवा है यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग, ये एक होता है मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा। छठवा है शिश्न, ये भी संख्या में ही होता है, पेनिस। और लास्ट 7 जनन ग्रंथि, सेक्स ग्लैंड।
मैं नर जनन तंत्र के बारे में आप लोग को बता रहा था। मानव के नर के शरीर के अंदर जनन की क्रिया में, संतान पैदा करने की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को नर जनन तंत्र कहते हैं। यह निम्न होता है। पहला, एक जोड़ी वृषण। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण अंडाकार का होता है। शरीर के बाहर दोनों जांघों के बीच में पेनिस के दोनों तरफ थैली में लटका होता है। तो एक जोड़ी वृषण, टेस्टिस समझ गए, वन पेयर टेस्टिस। मनुष्य का यह मुख्य नर जनन अंग होता है और यह पुरुष के दोनों जांघों के बीच में पेनिस के दोनों तरफ अंडाकार और एक विशेष थैली में लटका होता है। इसे वृषण कहते हैं। इसी वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी वृषण से नर युग्मक का निर्माण होता है। सेकंड टॉपिक है एक जोड़ी अधिवृषण, वन पेयर एपिडिडाइमिस। ये एक जोड़ी अधिवृषण जो होता है लगभग 6 मीटर कुंडलित नलिका होती है, जो कि वृषण से दोनों ओर के वृषण से निकलती है। 6 मीटर कुंडलित ये नलिका होती है, जिसे अधिवृषण या एपिडिडाइमिस कहते हैं। और इसका प्रमुख काम शुक्राणुओं का संग्रहण करना, स्टोर करना, स्पर्म को स्टोर करके रखता है ये एपिडिडाइमिस, और इसके अलावा शुक्राणुओं का पोषण करना। तो समझ में आ गया, दोनों वृषण से कुंडली 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका निकलती है, जिसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। यह शुक्राणुओं को स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है और उसका पोषण करता है। थर्ड पॉइंट है एक जोड़ी शुक्रवाहिनी, वाहिनियां, वासा डिफरेंशिया। प्रत्येक एपिडिडाइमिस की आखिरी सिरे की नली लंबी रहती है और सीधी होती है, जिसे हम शुक्रवाहिनी या वासा डिफरेंशिया कहते हैं। यह शुक्राशय नली से जुड़ती है, शुक्राशय से आकर जुड़ती है और यह शुक्राणुओं को रास्ता प्रदान करती है। ओके, एपिडिडाइमिस की लास्ट की नली लंबी रहती है, पतली रहती है और यह शुक्राशय से आकर जुड़ती है और शुक्राणुओं को रास्ता प्रदान करती है। फोर्थ है एक जोड़ी शुक्राशय, सेमिनल वेसल्स। सेमिनल वेसिकल्स यह पतली एवं चिपचिपी होती है, जो कि चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है और शुक्राणु के चारों तरफ एक श्वेत रंग का गाढ़ा द्रव निर्मित करती है, जो शुक्राणुओं का मूत्र मार्ग से बाहर निकलने में मदद करती है। पांचवा है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग मनुष्य का एक होता है। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो मूत्राशय से प्रारंभ होती है और शिशिर के छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। यह मूत्र को और शुक्राणुओं को बाहर निकालने में मदद करती है। छठवां पॉइंट है शिशिर। यह पुरुष का नर जनन अंग होता है, जो एक नली के आकार का ट्यूब लाइक संरचना होता है। इसके चारों तरफ संयोजी ऊतक और त्वचा का आवरण होता है और यही शिशन मादा के योनि मार्ग में घुसकर पहुंचकर शुक्राणुओं को वहां तक पहुंचाता है। फिर है सातवां जनन ग्रंथि। बच्चों, जनन ग्रंथि के बारे में बताता हूं मैं। पेनिस के चारों तरफ, शिशिर के चारों तरफ 2 प्रकार की जनन ग्रंथि होती है। जनन ग्रंथि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जनन ग्रंथि 2 प्रकार की इसमें जनन ग्रंथि होती है। पहला है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा है काउपर ग्लैंड। 2 प्रकार की इसमें ग्रंथि पाई जाती है। पहली ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरी है काउपर ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड पेनिस की निचली सतह पर पाई जाती है और एक विशेष प्रकार का चिपचिपा गाढ़े रंग का श्वेत द्रव स्रावित करती है, जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। यह शुक्राणुओं को तैरने में मदद करती है और शुक्राणुओं को मादा योनि तक पहुंचाने में मदद करती है। काउपर ग्लैंड जो होती है, यह क्षारीय माध्यम बनाती है, जनन मार्ग को चिकना बनाती है। इसके अलावा
जीवाणुओं को नष्ट करके सेक्सुअल डिसीज यानी लिंग संबंधी रोगों से भी ये बचे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक क्या बचा? पुरुषों में यौवनावस्था एवं लक्षण। यौवनावस्था एवं लक्षण पढ़ चुके हैं कई बार, एक बार और बता देता हूं मैं। मादा नर, मादा में 11 वर्ष से 12 वर्ष में प्रारंभ होती है। ठीक है, यौवनावस्था जो होती है पुरुषों में, स्त्रियों में 11 वर्ष से 12 वर्ष में प्रारंभ होती है। इस समय क्या होता है? अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं, स्तन ग्रंथि विकसित हो जाती है और मासिक चक्र या एमसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है स्त्रियों में। और समाप्त होती है ये 50 से 55 वर्ष, ये समाप्त। पुरुषों में, नर में यौवनावस्था 12 से 13 वर्ष में शुरू होती है प्रारंभ, समाप्त अंत तक। यानी पुरुषों में शुक्राणु बनने की क्रिया जब एक बार स्टार्ट हो जाती है तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया मरते तक चलती रहती है। तो यौवनावस्था प्रारंभ होती है स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष, पुरुषों में थोड़ा 1 साल लेट होता है 12 से 13 वर्ष में। इनमें यौवनावस्था समाप्त हो जाती है 50 से 55 वर्ष में, लेकिन पुरुष कभी बूढ़ा नहीं होता, शुक्राणु का निर्माण लास्ट तक होता है। आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है बच्चों। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को नोट करना है। प्रजनन क्या है, प्रजनन के प्रकारों को समझाइए, लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में प्रजनन को समझाइए, मानव में लैंगिक दोरूपता बताइए, मानव के नर जनन तंत्रों को सचित्र समझाइए। चित्र आपकी बुक में, शिवलाल की बुक में 83 पेज पर है। इसके अलावा आपको बताना है काउपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड के क्या कार्य हैं। जनन ग्रंथियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, काउपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड के कार्य बताना है, और पुरुषों में यौवनावस्था कब प्रारंभ होती है समझाइए। इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में नाम दीजिए। थैंक यू।